नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शेयर बाजार का। जी हाँ, पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि किस तरह अमेरिका में दिवालिया होने के बाद शेयर बाजार काफी असर पड़ा था। उसके साथ ही इस समय अपने देश में शेयर बाजार का उसका रुझान किस तरफ है, किस तरह का है, इसी में हम जानेंगे। हमारे साथ में है हमारे मित्र, हमारे सहयोगी विमल तोष्णीवाल जी, निर्मल बंग के चैनल पार्टनर। इनसे हम जानेंगे कि इस समय जो है देश के शेयर बाजार की स्थिति क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि सर, जो अमेरिकी संकट के बाद जो है अपने देश की खासकर शेयर बाजार में किस तरह का उतार चढ़ाव है, ये खासकर ये हफ्ते में जो हुआ है, इसके बारे में बताइए। हाँ जी, देखिए इस हफ्ते बाजार पूरा नरम रहा जी। आज थोड़ा सा ठीक था क्योंकि अमेरिकन मार्केट और यूरोपियन मार्केट थोड़े बेटर थे, इसके लिए आज अच्छा था। लेकिन ऐसे ओवरऑल पूरे हफ्ते में अगर देखेंगे जी। तो बाजार काफी नरम था। बाजार अप्रोक्सीमेटली 1465 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेंसेक्स नीचे था और निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 315 पॉइंट डाउन था जी। जो करीब 2% के आसपास नरम था ऐसा ओवरऑल। और सेंसेक्स 57,990 था और निफ्टी 17,280 था। ये बाजार फिर भी कंपैरेटिवली अपना कम घट रहा है। उसका रीजन एक ही है कि हालांकि एफआई पांचों दिन बिकवाल थे, लास्ट फ्राइडे से लेके अभी तक करीब 8,250 करोड़ का उन्होंने माल बेचा, और जबकि इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 8,700 करोड़ का माल लिया। इसके कारण बाजार अपना फिर भी, जबकि गिरा है, ये बहुत ज्यादा गिर जाता अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट अगर सपोर्ट नहीं करते। जी। हाँ जी। पिछले वीडियो में काफी लोगों ने ट्रोल किया था कि जिस तरह से अडानी का अमेरिका ने काफी वाट लगाया, तो अब अमेरिका जो है एकदम इसका शिकार हो गई है। उनके बैंक, तीन बैंक दिवालिया हो गए। तो सर, तीन जो बैंक दिवालिया हो उसके बारे में बता दीजिए कि कैसे दिवालिया हुए और उनका सुधरने की स्थिति क्या है। अभी देखिए, अब मेरा जो कहने का है, जैसे मैं पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दबाव ही रहेगा। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा कॉशियस व्यू में ही है, और जैसा मैं पिछली बार बताया, ये बैंकों के ऊपर में अभी बात कर लेते हैं। ये मार्च तो आपको बिल्कुल स्टे पुट ही रहना है जब तक एडवांस टैक्स के पूरे नंबर्स नहीं आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल सेल्स के फिगर नहीं आ जाते हैं। मार्च के जो क्वार्टर के रिजल्ट है अप्रैल 10-15 से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा, लेकिन एनालिसिस लोगों का आना चालू हो जाएगा कि कौन सी कंपनी बिग, सेंसेक्स की 30 या निफ्टी की 50 कंपनी का कैसे रहेगा, उसको देख के ही नया निवेश करना चाहिए। तब तक एक बार का स्टेप पुट ही रहो, जो इन्वेस्टमेंट किया हो रहने दो, और बाकी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा सावचेती रखना चाहिए। सर, देखा जाए तो अमेरिकी जो बैंक की जो दिवालिया हुई है, उसके हिसाब से अपने इंडियन बैंक क्या हालत है इसमें? इंडियन बैंक का जो ट्रेडिंग है किस तरह चल रहा है? नहीं, इंडियन बैंक भी जैसे कि थे दबाव में, आईसीआईसीआई बैंक मतलब प्राइवेट बैंक में, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब दबाव में थे। पीएसयू बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब करीब करीब 5 से 8% अप्रोक्सीमेटली दबाव में थे। लेकिन इंडियन बैंकिंग सेक्टर को जरा सा भी कोई तरह का डर नहीं है। उनका काथा जो बोलते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का डिफरेंस और कैपिटल एडिक्वेसी जो वो है, वो इंडिया की, मैं तो मुझे जितना नॉलेज है, जितना मुझे समझता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। क्या बात है। एकदम इंडियन बैंक बहुत ही अच्छी है। और सबसे पहले उनके जिस हिसाब से एनपीए घट रहे हैं, जो एनपीए घट रहे हैं, तो इंडियन बैंक बहुत साउंड है। इंडियन बैंक में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना जो है लाभदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म, वापस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बहुत ही ज्यादा कठिन है। अब रह गई बात उधर के बैंकिंग सेक्टर की, जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वहां पर जो है सिलिकॉन वैली बैंक, जो ऑलरेडी मतलब दिवालिया के कगार और जिसका 80% दिवालिया हुआ था। एग्जैक्टली, जो $80 बिलियन एक रात में निकल गया था। उसके अलावा एक सिग्नेचर बैंक है और एक सिल्वर ओक है। ये सारी बैंक को वो गवर्नमेंट और उन लोग थोड़ा सा बेल आउट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दीज आर टेम्पररी बेल आउट। आगे आने वाले समय में और ज्यादा तकलीफ आ सकती है, ऐसा इवन मॉर्गन स्टैनली के जो बड़े ये जो हैं, उन्होंने भी एक सावधानी के हिसाब से बोला है
कि थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इसके ये जो कल रात को और एक बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक था, उसको कम से कम 8-10 कंपनियों ने अप्रोक्सीमेटली 30 बिलियन दे दिया। तो ये इसके कारण कल जो अमेरिकन बाजार जो था वो जो नरम था, जब इसको $30 का बेल आउट कर दिया तो अमेरिकन बाजार बढ़ गया। लेकिन ये दिस आर जस्ट बेल आउट पैकेज, ये कोई बैंक मतलब तकलीफ से उभरी नहीं है। उसके अलावा एक ज़ूरिक का बैंक है जी, क्रेडिट सुई करके है, एक मतलब एक बुश देने तैयार कोशिश हो रही है। ये टेम्पररी बुश है, मतलब उनको दवाइयाँ दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। अब कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या होगा, वेदर कोमा में जाएंगे या आईसीयू में जाएंगे, ये सब मर जाएंगे, ये सब बोलना बहुत ही कठिन है इस वक्त। सेम केस जो है ज़ूरिक का एक बैंक है क्रेडिट सुई करके, उसने तो बोल ही दिया कि मैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। इसके कारण ये जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, जैसे यूके हुआ, पेरिस हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब परसों के दिन 3-3% नीचे थे। 3-3% नीचे थे। ये जो क्रेडिट सुइस बैंक में जो सऊदी नेशनल बैंक करके है, जिसका करीब 9% स्टेक है, उसने तो सीधा बोल दिया कि मैं अभी कोई बेल आउट नहीं करूंगा। कोई बेल आउट नहीं करो। इसके लिए वो सब 3-3% घट गए थे। लेकिन सडनली वो स्विस सेंट्रल बैंक है, वो आके बोल दिया मैं 54 बिलियन आपको दे रहा हूं, आपको बेल आउट कर रहा हूं। तो मतलब इवन यूरोपियन बैंक में भी तकलीफ चल रही है। तो ओवरऑल सीन सही नहीं है इस वक्त। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये सब पूरी स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक थोड़ा स्टे पुट रहो। मार्च तो एटलीस्ट जाने दो, और मार्च के जो क्वार्टर के रिजल्ट है जो 15 अप्रैल के आसपास आ जाएंगे, तब तक स्टे पुट रहो, ऐसा मेरी राय है। तो सर ये जो वर्ल्ड वाइड जो इसमें इतनी चल रहे हैं प्रॉब्लम्स बैंकिंग के, तो क्या इससे महंगाई पर भी असर हो सकता है आने वाले दिन में अपने? नहीं, इससे महंगाई में कोई असर नहीं होगा, महंगाई में कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये महंगाई की तकलीफ अभी तक चल रही है, जो पिछले 2-3 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसके कारण अभी जैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल सडनली 0.5% से बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। सेम टू सेम फेडरल बैंक 22 तारीख को जो मीटिंग है उसमें मिनिमम 0.25% से बढ़ेगा, हो सकता है 0.25 से भी ज्यादा बढ़ जाए। तो ये सब अभी तक तकलीफ चल ही रही है, जो पिछले 2-3 महीने से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ये तकलीफ चल रही है। इसीलिए मैं वापस एक मैं इसलिए महंगाई की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें जो है इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे पेट्रोलियम चीजें, पेट्रोलियम अगर महंगी हो जाएगी नहीं, तो पेट्रोलियम के लिए तो अपने लिए बहुत अच्छा है। ये जो क्रूड ऑयल, जो ब्रेंट और ये सब जो है, जो घट गया 72 के आसपास आ गया, ये अपने लिए तो बहुत अच्छा कारण है इंडिया के लिए उल्टा। मतलब ये उनके लिए जो क्रूड प्रोड्यूसिंग है, ओपेक कंट्रीज वगैरह लिए उनके लिए तकलीफ है, लेकिन अपने लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग इंडिया 75 to 80% ऑफ आवर ओन कंजम्पशन इंपोर्ट करता है। तो अपने लिए तो ये बहुत फायदे की बात है, ऐसा देखा जाए तो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सब चीजें फायदे की भी जो है, ये सब का इफेक्ट 1-1.5 महीने के बाद में पता चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज में, तो कौन सा सेक्टर बेटर रहेगा? जैसे बैंकिंग हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कौन सा सेक्टर में पैसा लगाना? नहीं, मुझे जैसे मैं पिछली बार बताया था मैंने, एविएशन सेक्टर अभी अच्छा लगता है, क्योंकि क्रूड इतना घट गया है। तो एविएशन टर्बाइन फुल ETF जो बोलते हैं, उसके भी रेट घटेंगे, और उससे वैसे भी ये सेक्टर अच्छा है। सीमेंट सेक्टर अच्छा है। सीमेंट के अलावा कैपिटल गुड, जो पिछली बार ये दोनों सेक्टर के लिए मैंने बताया था, ये तीनों सेक्टर अभी भी अच्छे लगते हैं। एंड एक जो है HAL करके कंपनी है, जिसको करीब 70,000 करोड़ का नया, अभी ये जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है ना, वो सब भी लॉन्ग टर्म के लिए लेने जैसे ही है। सब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अभी इस वक्त में कुछ भी नहीं। धन्यवाद विमल जी। तो ये थे विमल तोष्णीवाल जी, जो शेयर बाजार की जानकारी दे रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है इस समय लेने लायक है, कौन सा नहीं लेने लगा, और पूरे दुनिया की जो है शेयर बाजार की हालत क्या है, खासकर अमेरिका की। तो आप शेयर बाजार के लिए हमारे साथ में हर शुक्रवार के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और हमारा एक ही रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए कि आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद विमल जी, धन्यवाद आप।